स्टूडेंट्स, इसके पहले हम रासायनिक समीकरण लिखने के नियम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यहाँ पर हमने देखा कि कार्बन का 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना क्या? CO2 बना, यानी कि जब कार्बन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर कार्बन का 1 है तो इधर भी कार्बन का 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 हैं, इसलिए यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। दूसरा पढ़ते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 थे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए। तो पहले समझ लेते हैं, हाइड्रोजन के 2 प्लस क्लोरीन के 2, और इधर कितना था? HCl 1 था तो हमने 2 से गुणा कर दिया तो ये बराबर हो गया हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2। ये 2 से गुणा किया जाता, सब कहीं गुणा हो जाता, हाइड्रोजन में भी हो जाता, क्लोरीन में भी हो जाता। अब इसके बाद पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। अब आते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान होती है। क्या होती है? असमान, यानी कि बराबर नहीं होती, असमान होती है। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और प्लस क्लोरीन के 2 परमाणु और बना के हमारा HCl। तो हमने देखा हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 थे और क्लोरीन के 2 थे। यहाँ पर कितना है? 1 और 1। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का भी 1। तो ये आपस में क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि ये संतुलित नहीं है। यानी कि इधर हाइड्रोजन के 2 थे तो इधर भी 2 ही होने चाहिए थे, जबकि 1 है। ये क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। तो नंबर 1, पहला हमारा दिया है, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों की जानकारी देता है। आप लोग पढ़ चुके हैं अभिकारक और प्रतिफल किसे कहते हैं, ठीक, वो समझ गए होंगे आप। तो इसमें दिया है यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों की जानकारी देता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए अभिकारक कितने हैं? 2, और प्रतिफल कितना बना? 1। अब आते हैं नंबर 2 पे। सेकंड नंबर हमारा दिया था, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। मोलों के अनुपात, ये मोल क्या होता? मोल हम पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे हम मोल कहते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं, ठीक। इसमें मोलों के अनुपात दिया होगा। फिर नंबर 3, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है, ठीक। तो इसको भी देख लेते हैं। मतलब कार्बन का कितना भाग द्रव्यमान है, ऑक्सीजन का कितना भाग द्रव्यमान होगा, और CO2 इसका भी द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, यह गैसीय अभिकारकों प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। यानी कि ये हमारे ऑक्सीजन है, ये CO2 ये गैस है, इसके आयतन के बारे में भी बताता है। नंबर 5, रासायनिक समीकरण यह भी बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण होता है। यानी कि अभिक्रिया में कार्बन प्लस ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं और बनता हमारा क्या है? CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन भाग लेकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अब हम जानते हैं रासायनिक समीकरण के उपयोग। तो रासायनिक समीकरण ये हमारा क्या था? रासायनिक समीकरण था। अब इसके उपयोग क्या होते? नंबर 1, इससे समय की बचत होती। अगर हम इसको अल्फ़ाबेट में लिखें तो इसमें हमें क्या होगा? अगर कार्बन का पूरा कार्बन लिखा जाए, ऑक्सीजन का पूरा ऑक्सीजन लिखा जाए तो समय बर्बाद होगा, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे? इससे समय की बचत होती है। अगर समीकरण हम लिखें तो इससे समय की बचत होती है। नंबर 2, लिखने के लिए कागज़ की कम आवश्यकता होती है। अगर हम इसको समीकरण के रूप में लिखें तो कागज़ की कम आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 3, पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। यानी कि पूरे संसार में, ये नहीं कि कार्बन यहाँ पर हमारे इंडिया में कार्बन का C लिखा जाता हो और अन्य देशों में जापान इटली में कुछ और लिखा जाता हो कार्बन को, नहीं, सब कहीं कार्बन को C से लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 से और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से। सब कहीं पूरे विश्व में यही नाम चलते हैं यहाँ पर। चौथा दिया है, रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में
वैज्ञानिकों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। यानी कि रासायनिक समीकरण लिखकर वैज्ञानिक कोई भी पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं केवल रासायनिक समीकरण लिखने से। अब आते हैं रासायनिक समीकरण की सीमाएं, मतलब इसकी सीमाएं कौन कौन सी होती है, कौन पदार्थ बनते हैं, कौन नहीं बनते, क्या आवश्यक नहीं है, ये सब इसकी सीमाएं हैं। नंबर 1, ये कटा हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। अब नंबर 1, अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि अभिक्रिया होने के बाद उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाती। यानी कि अगर रासायनिक समीकरण द्वारा हम लिखें तो उसमें ये नहीं पता चलता कितनी ऊष्मा अवशोषित होगी, कितनी उत्सर्जित होगी। नंबर 2, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस की जानकारी नहीं हो पाती। यानी कि हम कोई भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसमें ठोस, द्रव, गैस की जानकारी पहले से हमको नहीं हो पाएगी, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। नंबर 3 में रासायनिक अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है। यानी कि अभिक्रिया का वेग कितना कम होगा, कितना अधिक होगा, ये भी हमें जानकारी नहीं पता कि कोई भी चीज़ अगर हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो वो कितनी देर में बनेगी, कितने कम समय में तैयार हो जाएगी, ये भी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण नहीं देता। जब वो पदार्थ बन जाएगा तब इसका अवलोकन किया जाता है कि हाँ इतनी देर में रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हुई है, तब जानकारी प्राप्त हो जाती है कि इतनी देर में अभिक्रिया हो सकती है। नंबर 4, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विस्फोट के साथ होती हैं, लेकिन रासायनिक समीकरण से इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। कोई भी रासायनिक क्रिया विस्फोट के साथ भी हो सकती है, लेकिन इसकी पहले से हमको जानकारी नहीं हो पाएगी कि हाँ ये विस्फोटी रासायनिक क्रिया होगी। नंबर 5, रासायनिक समीकरण से यह भी नहीं पता चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में, ये कटा हुआ है, किन दशाओं ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक में संभव है। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया ये भी नहीं उसमें पता चलता कि कितने ताप पर होगी, कितने दाब पर होगी, वह कितने सांद्रण पर होगी। और उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक मतलब वह पदार्थ होता है जब किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो इसका मान वहाँ पर ये होता है कि या तो अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाएगा या तो कम होगा। बस यही उत्प्रेरक का कार्य होता है, या तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा या तो उसको कम करेगा, ये उत्प्रेरक का कार्य होता है। जैसे यहाँ पर ये समीकरण लिख रखा है, ठीक, ये समीकरण नोट कर लेना। अब आते हैं आपकी विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूर पढ़ लेना। तो पहले हमारी अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया और संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को ही हम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रियाओं को ही हम संश्लेषण अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ कौन से, तत्व या यौगिक, आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तथा अभिकारक व प्रतिफल के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अभिकारक और उत्पाद के गुण जो होंगे भिन्न भिन्न होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण, यानी कि दो पदार्थ नहीं बनेंगे, केवल एक पदार्थ बनेगा। जैसे हम मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन की आपस में क्रिया कराएंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दो क्यों लिखा, ये संतुलित करने के लिए। अभी आप पढ़ चुके हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब क्रियाएँ जो होती हैं वो संतुलित होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया है मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, जब आपस में इसकी क्रिया होगी तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर हमने दो क्यों लिखा, यहाँ पर देखा MgO। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने थे, दो, ऑक्सीजन कितने थे, दो, तो यहाँ पर दो से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने जब दो से गुणा किया तो ऑक्सीजन के तो दो हो गए, मैग्नीशियम के तो भी दो हो गए, इसलिए हमने यहाँ पर दो से फिर गुणा कर दिया, तो मैग्नीशियम के भी दो हो गए। तो दो मैग्नीशियम, यहाँ नीचे नहीं लिखा जाएगा, हमेशा इसके पीछे ही लिखा जाएगा गुणे में, ये नहीं इसके आधार में लिख दिया जाए, नहीं, गुणा जब किया जाता तो यहाँ से। तो मैग्नीशियम के दो, इधर भी मैग्नीशियम के दो, ऑक्सीजन के दो, तो इधर भी ऑक्सीजन के दो, ये हमारा बराबर हो गया। दूसरा, कार्बन प्लस O2 की आपस में क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन और प्लस O2 जब आपस में क्रिया कराएंगे तो CO2 गैस मुक्त होगी।
अब अगली अवक्रियाएँ हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।